हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर जो सेकंड चल रहा था उसी के अंदर हम हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके थे और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सेकंड पार्ट कब बनाएंगे। आई वॉज रियली बिजी, तो मैं जो है सेकंड पार्ट नहीं बना पा रही थी। अब रैशनल डिसीजन मेकिंग का सेकंड पार्ट जो है इस वीडियो में कवर हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स बचे हैं वो आपके एग्ज़ाम से पहले पहले कवर हो जाएंगे, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है क्योंकि वहाँ पर नोट्स अपलोड हो रहे हैं। कुछ चैप्टर्स के नोट्स बचे हुए हैं, आई नो दैट, वो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। नाउ टॉकिंग अबाउट, जब तक कि आप खुद के नोट्स बनाने की जो है कोशिश करिए। नाउ टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वन शॉट रिवीजन के बारे में भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वन शॉट रिवीजन, डोंट वरी, आपका जो एग्जामिनेशन है उससे पहले आपको वन शॉट रिवीजन भी मिल जाएगा और साथ साथ आपको जो है PYQ भी मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोडेड है ऑफ डिफरेंट DSCs, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, और वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप सारे वीडियोस जो है वो लाइन से देख रहे हैं, बिकॉज अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं इट कैन रिजल्ट यू, आपको जो है समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग गैप जो है जनरेट हो सकता है। तो ये चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखिए कि आप प्लेलिस्ट से वीडियोस को देखें और सारे वीडियोस को जो है कवर करते चलिए। रही बात, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ नोट्स के बारे में, आपको टेंशन नहीं लेना है, नोट्स जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स जो है जिसके अपलोड हो चुके हैं आप जाकर चेकआउट कीजिए। जब आप टेलीग्राम ओपन करेंगे आपको वहाँ पर एक ड्राइव लिंक मिलेगी। ड्राइव लिंक पे मैंने सारे नोट्स और PYQ अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब मूविंग अहेड हम पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अभी तक के हमने क्या पढ़ा इसको एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ये समझ रहे थे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन देखे। उसके अलावा ये जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का जो अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन प्रोवाइड करते हैं, हर्बर्ट साइमन प्रोवाइड करते हैं। ये चैप्टर बड़ा सा ईजी सा और इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। तो आई होप आपने इसका लास्ट पार्ट ज़रूर देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर अभी तक हम ये पढ़ चुके थे कि डिसीजन मेकिंग के टाइप क्या होते हैं, और अब हम ये समझने वाले हैं कि डिसीजन मेकिंग के अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है जो कि डिसीजन मेकिंग की दी गई है बाय हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो इसे आपको समझने के लिए तो आपके कान और आंखें आपको दोनों खुली रखनी है और ध्यान से वीडियो को देखना है। टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो सबसे पहले डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के। एक हम देखते हैं मार्जिनल प्रिंसिपल, एक होता है मैथमेटिकल प्रिंसिपल। वैसे देखिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, एक लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, अल्टरनेटिव प्रिंसिपल आइडिया इन डिसीजन मेकिंग। ये सब जो आइडियाज है ये सब भट्टाचार्य और चक्रवर्ती ने अपनी बुक में बताए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट मूविंग अहेड, अब आप बात करते हैं विद्युत चक्रवर्ती की आप बुक पढ़ सकते हैं, मोहित भट्टाचार्य की आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक तो कि आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप 200 300 500 पेजेस की बुक्स को पढ़ें। तो ये एक तरीके से शॉर्ट जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें कवर्ड है, तो ये सब चीज़ें अगर आप कवर कर लेंगे तो भी आपको कंटेंट मिल जाएगा एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। अब बात करते हैं एक एक तरीके का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोहित भट्टाचार्य एंड विद्युत चक्रवर्ती। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जो है इजी हो जाएगी, बिकॉज आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 11th एंड 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको समझने के लिए, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। यूटिलिटी इज समथिंग विच कैन सेटिस्फाई योर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, एनीथिंग जो कि ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। तो हर एक चीज़ की यूटिलिटी होती है और यूटिलिटी का एक ग्राफ भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर यूटिलिटी का एक जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, जब वो वहाँ रिच कर जाती है तो वहाँ से जो यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग हो जाती है। ठीक है, ये एक अलग फैक्टर है, वो हम वहाँ पर तो डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। समझ लीजिए कि अगर आपको जो है एक 2-3 एग्जांपल्स मैं दूंगी। एक तो आपको ये है कि अगर आपने
एक टॉपिक को कवर करने के लिए अगर आपको 1 घंटा लगना चाहिए था, ठीक है, तो आपने उस टॉपिक को कवर करने के लिए लगा दिए 3 घंटे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि आपको जितना ऑप्टिमल लेवल रिक्वायर्ड था उसको कवर करने के लिए वो था 1 आवर, लेकिन आपने लगा दिए 3 आवर। तो बेसिकली जो आपको उस जो आपने जो 2 आवर्स लगाए हैं, ये बेसिकली जो आपको रिटर्न देगा ये डिमिनिशिंग फैक्टर पे रिटर्न देगा। कैसे डिमिनिशिंग फैक्टर पे रिटर्न देगा? देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। कहने का मतलब ये है कि जब आपको जो चीज़ में जितना ऑप्टिमल आउटपुट डालना है, अगर आप उससे ज़्यादा आउटपुट डालते हैं, इससे एक नुकसान ये है, जब हम स्पेशली प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका नुकसान ये है कि आपको जितना रिटर्न आना चाहिए उतना रिटर्न नहीं आएगा। अगर आप अपने एज ए स्टूडेंट लाइफ की बात करें, अगर आपको एक टॉपिक में 1 घंटा देना चाहिए था, लेकिन आपने वही टॉपिक को 3 घंटे दे दिए, तो आपके पास जो ओवरऑल टाइम बचेगा उसमें आपको जो बाकी टॉपिक्स कवर करने हैं उसके लिए आपका टाइम कम हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके अंदर हम बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी के जो कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, उसमें यही हम समझते हैं कि जिसमें जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे, अगर आपने उससे ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा दिए तो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा, ठीक है। वैसे ये फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा काम में आता है, जैसे कि अगर आपको बताया गया, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो अभी तक आप समझ गए होंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझा देती हूँ। होता क्या है कि अगर एक फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर कार को प्रोड्यूस करने के लिए 4 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने? 4 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने कितने वर्कर्स रखे हैं? आपने रखे हैं 6 वर्कर्स, ठीक है। तो आपका जो 6 वर्कर्स का आउटपुट है, 6 वर्कर्स का आउटपुट भी कितना होगा? एक ही कार प्रोड्यूस होगी। और 4 वर्कर्स का आउटपुट भी कितना होगा? एक ही कार प्रोड्यूस होगी। तो इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं ताकि रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमल लेवल से किया जा सके। आई होप ये आप चीज़ समझ पा रहे हैं कि हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही एफर्ट्स डालने हैं, उतना ही हमें जो है इन्वेस्टमेंट देना है, उतने ही हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐड करना है। अगर हम उससे ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते हैं, उससे ज़्यादा हम एफर्ट्स डालते हैं, तो हमें रिटर्न ज़्यादा नहीं आएंगे, हमें डिमिनिश रिटर्न्स आएंगे पर यूनिट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो ये है मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट, ये प्रिंसिपल यही बात करता है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी को प्रमोशन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें आप उतना ही आउटपुट, उतना ही एफर्ट्स डालिए जितना रिक्वायर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को ट्रेनिंग के लिए आप 6 महीने तक ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो आपको उसका क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसलिए कंपनीज आप देखेंगे कि क्या करती है, अगर कंपनीज 1 महीने की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करती है, देन दे डू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू कि आपको नेक्स्ट 11 मंथ हमारे साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तरीके से देखा जाता है कि जितना आपने उन्होंने आप पे इन्वेस्ट किया है, आप उतना उनको रिटर्न दे दीजिए। सेकेंडली प्रमोशन, अगर एक प्रमोशन अगर आप देखें तो 10,000 का अगर आपको प्रमोशन दिया जाता है उसमें भी आप खुश हैं, लेकिन आपको अगर प्रमोशन ज़्यादा दिया जा रहा है 20,000 का, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमोशन में भी ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना ऑप्टिमल लेवल है, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा। सेल्स में भी यही चीज़ होती है, सेल्स इंसेंटिव्स भी इस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, और एडवर्टीजमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। दिस इज मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप ये आपको जो है समझ में आ चुका होगा। Now another principle is mathematical principle of decision making. Mathematical principle of decision making, अगर आपने, ऑफ कोर्स ही बात है, अगर फिर मैं आपको कहूँगी अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है इन योर +2 तो आपको ये इजी हो जाएगा समझने के लिए, बट नहीं पढ़ा है, नॉट एन इशू। कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिकल डिसीजन आप कैसे मेक आउट करते हैं। मैथमेटिक्स जो होता है एक फिक्स तरीके से, आप देख सकते हैं एक साइंस होती है, इसमें आप अलग अलग तरीके के डेटा एनालिसिस करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स जो है देखते हैं, उसके बाद आप कोई भी तरीके का डिसीजन लेते हैं। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में आप क्या करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है आप उसको एनालाइज करते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में आप टेबल बनाते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स आपके पास है, और फिर आप डिसीजन लेते हैं। तो ये होता है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आपको अक्सर स्कूल में आपको पढ़ाया जाता होगा प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत इजी लगते हैं, ठीक है, बट अगर आप इसे इन ऑर्डर टू गेट अ इन्फॉर्मेशन और डिसीजन जब आप अप्लाई करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज दैट प्रोबेबिलिटी थ्योरी, गेम थ्योरी, ये सब चीज़ें जो है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स में यूज़ होती हैं।
अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग की। देखिए, साइकोलॉजी आपके माइंड का एक इन्फ्लुएंस, एक प्रोसेस होता है। जब आप ये सोचते हैं कि आप क्या चीज़ के लिए बने हैं, आपको क्या करना है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, ये सब चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप अपनी करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, तो बेसिक आइडिया इज़ दैट कि आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, आप एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं, सोशल स्टेटस को देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें आपके मैटर करती है जब आप एक खुद के लिए, जब स्पेशली जब डिसीजन लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत काम में आता है। जब आप कोई जॉब रोल ज्वाइन करते हैं, तब आप सोचते हैं कि वेदर दिस जॉब इज एप्ट फॉर मी और नॉट, तो तब आपको जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग काम में आता है। The fourth factor is limiting factor of principles. What is limiting factor principle? Limiting factor principle basically कि अगर आप कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, उसको पहले आप एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप उसका जो है डिसीजन लेंगे। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब आप बहुत सारे फैक्टर्स को जो है एनालाइज करते हैं और फिर जो बेस्ट कंक्लूजन होता है आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये स्पेशली जो है तब काम में आती है जब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली जब आप ग्रुप डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, जब एक ग्रुप डिसीजन में आप ले रहे होते हैं, तो एक चीज़ ये होती है कि इट्स नॉट कि आप क्या सोचते हैं वो मैटर करेगा, इट्स कि आप जितने लोग हैं वो लोग क्या क्या आइडियाज़ लेकर आते हैं ऑन टेबल, एंड वो सारे आइडियाज़ मिलकर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आउटकम में जनरेट होते हैं। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि जितने भी आइडियाज़, जितने लोग साथ में आएंगे, कहते हैं ना कि डिफरेंट लोग साथ में आए तो डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ बाहर आते हैं। तो ये जो एक आइडिया, एक डिसीजन निकलेगा, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं और आपने एक डिसीजन निकाला है, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का डिसीजन नहीं रहेगा, ये सारे ह्यूमंस जितने भी वहाँ पर है उन सब के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है जब आप ग्रुप डिसीजन लेते हैं। नाउ वन मोर इज अल्टरनेटिव प्रिंसिपल, आइडिया एंड डिसीजन मेकिंग। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बहुत आपने लिया होगा, अक्सर जो है लोग इस तरीके से डिसीजन लेते हैं ना, समझ लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स होते हैं। देन यू ट्राई टू वेट, आप होता है ना कि एलिमिनेशन मेथड करते हैं कि हर एक ऑप्शन को, हर एक पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को आप देखते हैं, वे करते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत हो सकता है, एंड देन बेस्ट अल्टरनेटिव को आप फाइनल डिसीजन की तरह लेते हैं। ये अक्सर लोग तब लेते हैं जब देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस, आपके पास 4 या 5 ऑप्शन है, आपने हर एक ऑप्शन को डीपली जो है प्रोस एंड कॉन्स के रूप में एनालाइज किया, एंड देन यू टुक अ डिसीजन। तो दीज आर द ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आपको किसने दिए हैं? विद्युत चक्रवर्ती एंड मोहित भट्टाचार्य ने अपनी बुक में ये बताए हैं। और वो बताते हैं कि सारे डिसीजंस जो है, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो या तो इस प्रिंसिपल पे फुल्ली बेस्ड होते हैं या पार्शली बेस्ड होते हैं। तो आई होप ये सारे प्रिंसिपल्स आपको क्लियर है। अल्टरनेटिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड मैथमेटिकल एज वेल एज मार्जिनल प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं डिसीजन थ्योरी के बारे में। तो डिसीजन थ्योरी होती क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसीजन थ्योरी एक ऐसी अपने आप में एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस है। मैंने आपको जितने भी डिसीजन मेकिंग बताए, उसमें मैंने आपको साइकोलॉजी भी मेंशन की, मैंने मैथमेटिक्स भी मेंशन किया, मैंने इकोनॉमिक्स भी मेंशन किया, स्टैटिस्टिक्स भी मेंशन किया। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग कोई एक ऐसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में बिलोंग नहीं करता। डिसीजन मेकिंग इज एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ करनी है। तो दूसरी चीज़ इसमें आपको ये बताई जा रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस होने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डाइवर्स लेंसेज से देखा जाता है। उसमें साइकोलॉजी भी आती है, फिलोसफी भी आती है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, सारी चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी की, तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है इसको आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं, 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, एक डिस्क्रिप्टिव होती है, एक प्रिस्क्रिप्टिव होती है, और एक जो होती है आपकी नॉर्मेटिव होती है। अब मैं आपको बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं आपको कुछ लिमिटिंग एग्जाम्पल्स ही दूंगी। तो कहने का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड एज वेल एज दी व्हाट आई सेड नॉर्मेटिव। तो तीनों तरीके के डिसीजन मेकिंग थ्योरीज होती है। अब बहुत इजी सी बात है, देखिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल समझा सकती हूँ। नाम सजेस्ट कर रहा है कि डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, किसी चीज़ का तो डिस्क्रिप्शन देना किसी भी चीज़ का। एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ।
होता क्या है ना कि देखिए समझ लीजिए आपका कॉलेज है। अगर कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो टीचर्स क्या कर सकते हैं? टीचर्स आर नॉट दी, आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। टीचर्स आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। तो दे आर नॉट द मेन डिसीजन मेकर्स, यू कैन से। तो वो लोग क्या करते हैं? टीचर्स डू एनालाइज द प्रॉब्लम, दे डू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, कि कैसे बेसिकली आइडिया इज दैट कि आप किसी चीज़ का एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एक रफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा 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 हो रहा है कॉलेज में, चीटिंग हो रही है कॉलेज में, पीपल आर वेयरिंग इनअप्रोप्रिएट ड्रेसेस और सो ऑन, ठीक है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन व्हिच इज गिवन बाय द टीचर्स, एंड दिस डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक डू रीच प्रिंसिपल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। वैसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स एंड क्यूरीज आ रही थी दैट यू प्लीज़ मेक द वीडियो इन हिंदी। आप हिंदी में वीडियो बनाइए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाइए। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगी, बट मैं जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ आई ट्राई टू बी एज बायलिंगुअल एज आई कैन। जितना मैं बायलिंगुअल हो सकूँ उतना ज़्यादा मैं आपको बायलिंगुअल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आ सके, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना इफ़ यू वांट मी टू बी मोर टूवर्ड्स इंग्लिश और यू वांट मी मोर टूवर्ड्स हिंदी, ठीक है। तो आप मुझे बता देना, तब मैं आपको जो उस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए आई थिंक आई एम इन मिडल, मैं दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट मूविंग बैक टू द टॉपिक डिस्क्रिप्शन, मतलब आप जब अब टीचर्स जो है अपना फीडबैक देती है इन टर्म्स ऑफ जितना भी उन्होंने गैदर की है इन्फॉर्मेशन, वो जाके देती है प्रिंसिपल को। नाउ व्हाट डज प्रिंसिपल डू? प्रिंसिपल जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं, ठीक है, कॉलेज में, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमीडिएटली वो जो है कुछ करते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। तो जैसे कि समझ लीजिए कि कॉलेज में एग्जाम्स हो रहे हैं एंड देयर विल बी मिसमैनेजमेंट होने वाला है, ठीक है। आपकी क्लासेस चल रही है, सीनियर्स के एग्जाम हो रहे हैं, देन आपके टीचर्स कहेंगे कि ऐसा ऐसा है, वी आर हैविंग इन्विजिलेशन ड्यूटी ऑल्सो, और हमारा दूसरा काम भी है, तो हम लोग दोनों चीज़ें साथ में मैनेज नहीं कर पाएंगे। देन प्रिंसिपल वुड से कि ओके आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद आता है आपको देखने को मिलता है नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग थ्योरी। नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या होता है? नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग वो होता है जब फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ देखी कि देख लीजिए कि कुछ रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स है और आपको उसके लिए कुछ लॉज बनाने हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें नॉर्म्स है, कुछ वैल्यूज़ है, उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर समझ लीजिए कि आपको लग रहा है कि एक बहुत प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट इनअप्रोप्रिएट ड्रेसेस पहन रहे हैं कॉलेज में, तो आपने एक नॉर्म स्टैब्लिश कर दिया, रूल स्टैब्लिश कर दिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपने स्कूल का यूनिफॉर्म जो कॉलेज का यूनिफॉर्म तय कर दिया, ठीक है। दिस कुड बी वन ऑफ द नॉर्मेटिव डिसीजन थ्योरी। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी 3 तरीके की हो सकती है, हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें कंसिडर होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट, वैसे ही अगर आप देखें तो डिफरेंट रोल्स होते हैं, जैसे एसडीएम है, डीएम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो वन यू टॉक अबाउट देम, एसडीएम जाएंगे, वहाँ जाके प्रॉब्लम देखेंगे ग्रास रूट लेवल पे क्या है, अपना सजेशन डीएम को भेजेंगे। डीएम वुड बी द वन जो उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, प्रिस्क्रिप्टिव चीज़ें देंगे, ठीक है। देन उनसे ऊपर हो सकता है कि बहुत सारी जगह पे एक प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वहाँ पे जो सीएम है वो क्या करेंगे, वहाँ पर जो है नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इट मीन्स दैट कि कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज़ को वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ आप कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो बनाएंगे। तो दीज आर ऑल 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दे दिए, अब मैं आपको जो है थ्योरी समझा देती हूँ, अब इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में आप फंडामेंटल गाइडलाइंस को देखकर पॉसिबल डिसीजन लेते हैं, नॉर्मेटिव में आप वैल्यूज एंड नॉर्म्स को देखकर जो है डिसीजन लेते हैं। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल। डिसीजन मेकिंग मॉडल मतलब ऐसी मेथड्स को बताते हैं जिससे आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ा, अब हम टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको एग्जाम में डिसीजन मेकिंग मॉडल आता है तो डिसीजन मेकिंग मॉडल के बारे में लिखिए, डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बारे में मत लिख देना। वैसे आप उसको लिख सकते हैं बट आपको ये ज़रूर मेंटेन करना है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग मॉडल, मतलब किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है, उसकी मेथड्स क्या है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल, देयर आर 4 मॉडल्स बेसिकली, और हर एक मॉडल एक अलग अलग डिसीजन के लिए काम में आता है। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये चैनल ने अगर आपको किसी भी वे में हेल्प किया हो
तो आप अपने इसे अनऑफिशियल ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स सबके साथ इसे शेयर कीजिए एंड इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। और आपकी ही जो है कह सकते हैं सपोर्ट एंड हेल्प की वजह से ये चैनल आज यहाँ तक पहुँचा है एंड मैं चाहती हूँ कि ये चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो आप इस चीज़ में जो है, इस मिशन में जो है मेरा साथ ज़रूर दीजिए। नाउ मूविंग अहेड, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस चैनल के साथ साथ आपको मेंबरशिप जो है वो भी आपको प्रोवाइडेड है। मेंबरशिप टैब में जाकर आप मेंबरशिप ऑफर्स चेक कर सकते हैं एंड इफ़ यू वुड लाइक टू बिकम अ मेंबर ऑफ माइन, आप मेरे मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के आपको डिफरेंट एडवांटेजेस है, जैसे कि आपके डाउट रिजोल्यूशन, 1-to-1 मेंटोरशिप क्लासेस, लाइव सेशंस एंड मच मोर। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं ऑन दी मेंबरशिप टैब। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग मॉडल्स के बारे में। देखिए, इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल एंड बाउंडेड रैशनल डिसीजन मेकिंग, दीज आर द 4 डिसीजन मेकिंग मॉडल जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा इजी सा है ये इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, आपको समझ में भी आ गया होगा, अभी तक की समझ में आ जाना चाहिए ये वर्ड सुनकर। आपके दिमाग में होता है ना कभी कभी गट फीलिंग आती है और कभी कभी आप कहते हैं ना कि मुझे इंट्यूशन हुआ, आई फेल्ट समथिंग, कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक आइडिया कि आपके आपके माइंड पे आपकी फीलिंग, कभी कभी आपके दिमाग में गट फीलिंग आती है, हाँ ऐसा ऐसा होगा, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लेते हो विदाउट एनी रीजनिंग, इसे हम इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप अक्सर जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो बेसिकली आप जो है आप अपने इंट्यूशंस पे काम करते हो, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। एक चीज़ ये है कि बेसिक आइडिया इज़ दैट कि एक इंसान को जो ऐसा लगता है कि मेरे पास गट फीलिंग है, गैसिंग पावर है, तो अब जो है क्या कहते हैं, वो डिसीजन ले लेता है कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो इस तरीके से कर लेता है। तो इसे हम इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट, ये रैशनल डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज इसमें हम डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लोर नहीं करते। होता है ना आपके दिमाग में ऐसा होता है कि नहीं मुझे ये लेना है, यही डिसीजन लेना है, आपके इंट्यूशंस पे बेस होते हैं डिसीजन बहुत सारे। तो यहाँ पर आप अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज नहीं करते और आप जो है बेसिस ऑफ इंट्यूशन आप अपना जो है डिसीजन लेते हैं। मतलब आप ट्रायल एंड एरर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लगा कि चलो मैं ये करके देखता हूँ, सही हुआ तो ठीक, वरना नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ये एक मल्टी स्टेप डिसीजन मेकिंग होता है। और अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले नहीं होगी अवेलेबल, राइट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी लाइफ में पहली बार आपने देखी है, जिसके पास आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब आपको इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग पे ही डिपेंड होना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग मॉडल। टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, अक्सर आपको ऐसा कहा जा रहा होगा, अभी नया वर्ल्ड है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, आपको कहा जा रहा होगा कि आप क्रिएटिविटी को यूज़ करें, आपके आंसर्स में यूज़ करें क्रिएटिविटी को, आप सॉल्यूशंस में क्रिएटिविटी को यूज़ करें। तो क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी मतलब आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व करें, नए आइडियाज़ को आप यूज़ करें, इमेजिनेशन को आप एक्सपांड करें, इसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। और इसमें हम 360 डिग्री आउटलुक को कंसिडर करते हैं। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ते जा रहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम कुछ नए के साथ आए, ठीक है। और अब हमें ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा क्रिएटिव और यूनिक हो सकें। दो वर्ड आपस में यूजुअली जो है यूज़ किए जाते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन ये सिनोनिमस नहीं होते। जैसे क्रिएटिव और इनोवेटिव दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। क्रिएटिविटी फर्स्ट स्टेप है जब आप कुछ क्रिएटिवली सोच पा रहे हैं कि मुझे ये करना है। जैसे कि अगर आपने अपने स्कूल में साइंस मॉडल्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया होगा, आपने वहाँ पर कुछ सोचा होगा कि मुझे एक सोलार पैनल से जो है डिज़ाइन करना है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, या फिर आपने एक ऐसा मॉडल सोचा होगा जो आपको करना है, ठीक है। आपने कुछ नया सोचा होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या, और जब आप उसको प्रैक्टिकल वे में लेकर आ जाते हैं तो बेसिक आइडिया इज दैट इट बिकम्स अ इनोवेशन। और इनोवेशन फिर आपको पता ही है कि जब इनोवेशन को मतलब उसको प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन पहली स्टेप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है क्रिएटिविटी। आप जब तक नया सोच नहीं पाएंगे तब तक आप नया करेंगे कैसे। लेकिन इनोवेशन अपने आप में एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ होती है, इसको आपको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो फिजिबल है या नहीं, वो रियलिस्टिक है या नहीं। तो इसमें इनोवेशन के अंदर क्रिएटिव एंड रियलिस्टिक फॉर्मेट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी अगेन, बट मैं फिर समझा देती हूँ आपको। देखिए,
अगर आपने सोचा कि मुझे आई वांट टू हार्नेस दी, मतलब आपने कुछ नया चीज़ सोची, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मुझे एक नया तरीके का मॉडल डिज़ाइन करना है जिसके बेसिस पे मैं कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जितनी भी एनर्जी, जितना भी लोग चलते रहते हैं, ठीक है, द वे वी वॉक, उससे हम एनर्जी जनरेट कर सके, ठीक है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, बट अब इसको आप रियलिस्टिक टर्म्स में कैसे लेकर आएंगे, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इनोवेशन तब होता है जब आपकी क्रिएटिविटी को आप रियलिस्टिक के साथ मिलाते हैं और फिर आप उसको जो है इनोवेट करते हैं, कुछ नया प्रोग्राम करते हैं, कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हैं। अब डिसीजन मेकिंग की, जब हम क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट सडनली आप बैठे और आपके दिमाग में आइडिया आ गया, हो सकता है आ जाए, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वर्ल्ड की, वो अचानक से जो साइंटिस्ट वगैरह थे, देवर सम नॉन साइंटिस्ट ऑल्सो, जिनके दिमाग में कुछ आइडियाज आ गए एंड दैट सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जैसे कि राइट ब्रदर्स, दे इन्वेंटेड द एरोप्लेन, ठीक है, तो आउट ऑफ एनीथिंग, लेकिन उनके दिमाग में आइडिया आ गया। नाउ सिमिलरली आप देखेंगे व्हेन यू टॉक अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके सडनली दिमाग में आ जाती है, ठीक है। तो दैट्स अनदर थिंग, बट देयर आर सम स्टेप्स ऑल्सो ऑफ क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज कि आपको प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करनी है कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे उसके बाद आपको उसमें डूबना है, इमर्शन, मतलब उसके बारे में आपको सोचना है, आपको ध्यान से सोचना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। आपने कोई भी प्रॉब्लम ले ली, फॉर एग्जाम्पल अभी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं वाटर स्कैरसिटी के बारे में कि वाटर स्कैरसिटी है, पूरा वर्ल्ड में पानी ही पानी है, राइट, पानी ही पानी है। इट मीन्स दैट कि 70%, अराउंड 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, बट स्टिल वी डू हैव वाटर स्कैरसिटी। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी है। तो अब आपने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है और उसका फिर आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर आपने जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया, उसे हम कहेंगे इंक्यूबेशन। आपने सोचा कि चलिए हम क्या करते हैं, जो सॉल्टी वाटर होता है हम उसको किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं, ये चीज़ करने के लिए आपने सोचा, ठीक है। अभी इस पे एक मॉडल डिज़ाइन हुआ है, आपको पता होगा। तो ये जो सॉल्टी वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, जो हमारे यूज़ में नहीं आ सकता, उसे हम किस तरीके से हाइड्रोलिसिस करके उसके अंदर से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस आपको पता है कितनी यूज़फुल होती है। आपकी जो फ्लाइट्स वगैरह होती है, दे आर वेरी कॉस्टलियर। क्यों? बिकॉज उनके अंदर जो फ्यूल होता है दैट इज द कॉस्टलीस्ट फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम सॉल्टी वाटर में से हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन डेफिनेटली इट कुड बी वन ऑफ द वे जिससे हम हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मॉडल। नाउ टॉकिंग अबाउट कि जब हम बात करते हैं कि इस दैट इज़ अ थिंग कि आप सोचते हो ठीक है, आपने सोच लिया कि मुझे सॉल्टी वाटर को यूज़ करना है, बट अब बात आती है कि आपको यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है, वो आपको जो है क्लियरिटी नहीं आएगी। और एक टाइम ऐसा रहेगा इल्यूमिनेशन मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम यूरेका मूवमेंट कहते हैं। यूरेका यू नो वेरी वेल, मैंने अभी आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एग्जाम्पल दिया। जब उन्होंने ये डिस्कवर किया तो वो स्ट्रीट में जो है भाग रहे थे, एंड देन ही वाज शाउटिंग एज यूरेका, आई फाउंड इट। तो कहने का मतलब जब आपको उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा विजिबल हो जाता है, तब आपको लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। दैट इज अ इल्यूमिनेशन मूवमेंट इन क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नाउ टॉकिंग अबाउट वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन स्टेज, कि अब आपको समझना ये भी है कि क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके लिए आपको एक मॉडल डिज़ाइन करना होगा, आपको उसके लिए जो है वर्कआउट करना पड़ेगा चीज़ों पे। आपको जो डिसीजन मेकिंग है, जो आपका जो सॉल्यूशन है, उसको वेरीफाई करना होगा, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आपको देखना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व जो है आपको करना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ अ हाईली क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत सारे आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे आपके पास फ्लुएंसी होना चाहिए, मतलब आपके पास नए नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए आपके दिमाग में वो कैपेसिटी होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जब रहेगी तभी आप नए आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओरिजिनलिटी, मतलब ये नहीं कि आप जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है, आपको कुछ नए ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ आपको जो है आना है आगे। आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो चुकी है। तो आई होप आपको यहाँ पर तक की चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। इस वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे क्योंकि अराउंड हाफ आवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के साथ। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है
बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट जो कि हर्बर्ट साइमन ही देते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से डिसीजंस जो है वो बनाए जाते हैं। I hope you enjoyed the video, and if you like the video, please do like, comment and share this video with your friends. हम मिलते हैं हमारे next video में. Till then, bye and happy learning.